हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग मैट्रिसेस पढ़ रहे थे और मैट्रिसेस में हम लोगों ने देखा था कि ऑपरेशंस वगैरह पार्ट हम लोग कर रहे थे। ऑपरेशंस में हमने मैट्रिक्स को ऐड किया है ना, मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया, मैट्रिक्स को हमने स्केलर से मल्टीप्लाई करके भी देखा कि मल्टीप्लाई करने से किस तरीके से होता है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना कि स्केलर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हर एक टर्म जो है उसका हर एक एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, उसी के साथ हम लोग लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन देख रहे थे, है ना। और इस वाले पार्ट में मैं आपको बता रहा था कि जैसे हम लोगों ने देखा था, कौन सा हम लोगों ने किया था, बाइनरी ऑपरेशन, याद है ना। तो बाइनरी ऑपरेशन में हमारे पास क्या होता था, एक सेट होता था। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स होता है वो भी क्या होता है, मैट्रिक्स एडिशन। और मैट्रिक्स में जितने ऑपरेशन है ये भी क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन ही होता है ना। और अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है तो फिर हमें ये चीज चेक करना पड़ेगा, है ना। क्या चेक करना पड़ेगा कि बाइनरी ऑपरेशन में जो जो प्रॉपर्टीज हमने चेक की थी कि अगर कोई हमें जैसे मैट्रिक्स a प्लस बी दे देता है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या a प्लस बी और b प्लस ए सेम होगा या डिफरेंट होगा, है ना। क्योंकि हमने नंबर्स के टर्म में यही चीजें पढ़ी हैं। जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहां पे आप लोगों को ये चीज एक्चुअली में याद होगा नहीं, क्योंकि आपने बहुत पहले किया होगा, है ना। लेकिन वहां पे हम लोगों ने ये चीज सीखा था और आपको बोला गया था कि ये चीज होता है, और वो चीज हमारे अंदर इतना ज्यादा अंदर बैठ गया है, अंदर इनरूटेड हो गया है कि आपको वो चीज कभी रियलाइज नहीं होता है कि 1+2 और 2+1 को हम इक्वल क्यों लिखते हैं, है ना। क्यों लिखते हैं, तो देखो बाइनरी ऑपरेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास एक सेट चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेट ले रहा हूं, सेट कलेक्शन ऑफ ऑल दी कंपेरेबल सेट, है ना, जिसका रोज और कॉलम सेम टाइप का हो, है ना। तो उस टाइप का ले रहा हूं। और ऑपरेशन हमारा यहाँ पे क्या डिफाइन है, एडिशन का। तो जो स्टार है हमारा यहाँ पे, स्टार हमारा यहाँ पे प्लस है। पहली चीज मैं चेक करूंगा कौन सा, जो फर्स्ट ऑपरेशन था वो कॉम्यूटेटिव लॉ था। याद होगा आपको, क्या था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर आप दो मैट्रिक्स में a स्टार b में, अगर a स्टार b को a प्लस बी आप रिप्लेस करते हो, और a प्लस बी हमने जिस तरीके से डिफाइन किया हुआ है ना, तो a प्लस बी और b प्लस a क्या होगा, दोनों सेम होगा। समझ में आ रहा है ये चीज कि ये दोनों चीजें क्या होगी, हमारे लिए सेम होगी, है ना। तो a प्लस बी और b प्लस a को हम क्या बोलेंगे, ऑलवेज इक्वल बोलेंगे। ठीक है, और ये चीज आप प्रूफ करके भी देख सकते हो। दो मैट्रिक्स किसी भी टाइप का आप ले लो और वहां पे उसको प्रूफ करने का देखो कि दोनों चीजें सेम आ रही है कि नहीं आ रही है ना। तो ये जो मैट्रिक्स एडिशन है ये क्या करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ आपका सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब अगर आपको कोई दो मैट्रिक्स लिख के दे देता है, ठीक है, इस टाइप से, है ना, और अगर वो इसके प्लेसेस को आपस में इंटरचेंज भी कर देता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो यहां पे मैट्रिक्स एडिशन में एक्चुअली में आपको ये स्पेसिफाई करके नहीं बताना पड़ता है कि आप किसको किसके साथ ऐड कर रहे हो, है ना। अगर आप दो एडिशन लोगे या दो से ज्यादा एडिशन भी लोगे तो भी ये क्या करेगा, सेम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो एडिशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है कि आप किसको किसके साथ ऐड कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी लिखो, है ना। इसी के साथ ये एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है ना, बाइनरी ऑपरेशन में मैंने ये भी किया था। तो एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर आपके पास तीन मैट्रिसेस हैं, ठीक है, अब तीन मैट्रिसेस में आप किसको पहले ऐड कर रहे हो और किसको बाद में ऐड कर रहे हो, उससे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहां पे बोलता है कि यहां पे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप ए और बी को पहले ऐड करो और सी को बाद में ऐड करो, या बी और सी को पहले ऐड करो बाद में ऐड करो, ये दोनों चीजें अभी भी क्या होंगी, इक्वल ही होंगी, है ना। और सेम चीज आपको जो मैट्रिक्स का डिफरेंस वाला पार्ट है, डिफरेंस वाले पार्ट में ना ही वो कॉम्यूटेटिव होता है ना ही वो एसोसिएटिव होता है ना। तो अगर आपको दो मैट्रिक्स दे देता है तो आपको बताना पड़ेगा कि आप किस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, किसके साथ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, है ना। तो वहां पे आपको ब्रैकेट्स लेके बताना पड़ता है। इसलिए हम ये सब चीजें मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पे वो ये सब चीजें सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, थर्ड चीज जो आपने पढ़ी थी वहां पे क्या था कि अगर हमने चार चीजें वहां पे पढ़ी थी, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, उसके बाद हमने चेक किया था कि क्या आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं।
है ना। तो नेक्स्ट थर्ड कौन सा था, एग्जिस्टेंस ऑफ, और यहां पे हम ऑपरेशन एडिशन ले रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स, है ना। ऑपरेशन हमारे पास इनवर्स का है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स किस तरीके से डिफाइन हुआ था, मैं आपको याद दिला दूं, ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए, है ना, याद होगा आपको। स्टार कोई ऑपरेशन है, किसी भी एलिमेंट में हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसको इस ऑपरेशन ट्राई करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, सेम वही एलिमेंट फिर से मिलना चाहिए। और मैट्रिक्स के टर्म में अगर मैं बात करूं तो मैट्रिक्स में अगर मैं कोई ए मैट्रिक्स लेता हूं, इसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, और वो भी एक्चुअली में क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स ही होना चाहिए, क्योंकि आप मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से ही ऐड कर सकते हो। तो इस मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स को आप किस मैट्रिक्स में ऐड करोगे कि आपको फिर से ए ही मिलना चाहिए, है ना। और इसी चीज को आप रिवर्स करके भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। और यहाँ पे अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ जो मैट्रिक्स होने वाला है वो मैट्रिक्स कौन सा होगा। तो ए में हम अगर जीरो मैट्रिक्स ऐड करें, देखो यहाँ पे मैंने जीरो तो लिखा हुआ है, लेकिन ये जीरो अपने आप में क्या है, जीरो अपने आप में एक मैट्रिक्स है ना। तो इस जीरो को हम क्या बोल रहे हैं, ये जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि हम मैट्रिक्स को किसी नंबर में ऐड नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या हमारा जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। और इस जीरो अगर मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर वही होगा जो ए का ऑर्डर होगा, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन हमारा कंपेरेबल होना चाहिए, आपको बताया था पहले, है ना। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इज सेम एज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस जीरो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो ए मैट्रिक्स के ही इक्वल होगा। तो यहां पे जो आपका एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स यहां पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जीरो मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे लिख लो, तो एक पॉइंट बना के क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स इज एडिटिव इनवर्स, है ना। तो यहां पे जीरो मैट्रिक्स आपका एडिटिव इनवर्स होता है। और अगर आपको हमें, सॉरी इनवर्स नहीं है, ये क्या है, आइडेंटिटी है, इसको सही कर लो, इनवर्स नहीं, ये क्या है, आइडेंटिटी है, जबकि हमारे पास आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो आइडेंटिटी नहीं होगा तब तक हम इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो आइडेंटिटी कर लो इसको, एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये हम आइडेंटिटी फाइंड कर रहे थे। आइडेंटिटी के लिए बताया था मैंने कि ए स्टार ई इक्वल टू ए होना चाहिए और ई स्टार ए होना चाहिए। तो देखो सेम यहाँ पे प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए हम जीरो को यहाँ पे क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है, अगर आपके पास आइडेंटिटी अवेलेबल है तो हम क्या फाइंड करने का ट्राई कर सकते हैं, हम यहाँ पे इनवर्स फाइंड करने का ट्राई कर सकते हैं, याद होगा आपको, है ना। तो यहाँ पे हम क्योंकि हम यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन ले रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स, है ना। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स का डेफिनेशन क्या था, आपको याद होगा। एडिटिव इनवर्स का डेफिनेशन क्या था हमारे पास, कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट होगा ए, उसमें हमें एक ऐसा एलिमेंट बी खोजना है जिसके लिए हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, है ना। और यही चीज रिवर्स साइड से भी ट्रू होना चाहिए। मतलब अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स में ऑपरेशन हमारा एडिशन है ना। तो यहां पे हम क्या इसमें ऐड करेंगे, एक मैट्रिक्स, कि हमें क्या मिल जाए, जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। क्लियर है कि नहीं। और जीरो मैट्रिक्स को आप इस तरीके से मैट्रिक्स भी लगा सकते हो, है ना। तो हमें जीरो मैट्रिक्स मिल जाए, और यही चीज रिवर्स साइड से भी आपका ट्रू होना चाहिए। तो ये ए मैट्रिक्स क्या होगा, आपको समझ में आ रहा है ना। तो ए मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा, माइनस ए टाइम्स होना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे आप सिर्फ क्या पुट कर सकते हो, माइनस ए टाइम्स, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो अगर हमें कोई एक मैट्रिक्स दे दे तो उसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं, और कौन सा इनवर्स है, ये एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। और ये सब प्रॉपर्टी डिफरेंस के लिए वैलिड नहीं होता है, इसलिए हम ये सारी प्रॉपर्टी डिफरेंस के लिए नहीं पढ़ते हैं, ठीक है।
तो डिफरेंस वाले पार्ट के लिए हम यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम उस वाले पार्ट को यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, जबकि हमें उस वाले पार्ट को भी डिस्कशन करना चाहिए था। ठीक है, तो वो आप खुद से करके देखना कि क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, जो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन था। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का भी कुछ प्रॉपर्टी है, बेसिक सा प्रॉपर्टी है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो उसका भी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का हम प्रॉपर्टी कुछ देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी है जो ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो जो पहला प्रॉपर्टी है वो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि अगर हमारे पास मान लो दो मैट्रिक्स है ए और बी, और इसमें अगर मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो आप इस कांस्टेंट को अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और यहां पे हम एडिशन कर रहे हैं तो वो ध्यान में रखना है कि ए और बी क्या होना चाहिए, कंपेरेबल मैट्रिक्स होना चाहिए, ताकि हम इस चीज को लिख पाए। ठीक है, वैसे ही अगर मेरे पास दो कांस्टेंट ही हैं के और एल ले लिया, और इसको अगर मैं किसी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, तो अगर मैं इसको ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां भी आप क्या कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी स्केलर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स से वो आपको पता है। ठीक है, तो ये दो बेसिक सा प्रॉपर्टी है जो ये सेटिस्फाई करता है, और इसको यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह जो है कर पाओगे, है ना। शीट में आपके पास क्वेश्चंस वगैरह बहुत सारा दिया हुआ है, और जो आपको एनसीईआरटी बुक है उसमें भी इस टाइप से आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप बस सिंपल जो नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है उस पार्ट को यूज करके आप मैट्रिक्स यहां पे देख सकते हो कि कैसे ये चीजें एप्लीकेबल होता है। ठीक ना, तो यहां पे तो ये मेरा तीन ऑपरेशन हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। हमारा यहां पे मल्टीप्लिकेशन में हमने कौन सा मल्टीप्लिकेशन देखा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख। ठीक है, अब हम आते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसी के दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, है ना। यानी हम मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं। ठीक है, आपको याद होगा वेक्टर में हम लोग सेम टाइप का चीजें कर रहे थे कि अगर आपको वेक्टर दिया होता तो वेक्टर के साथ मैंने पहले वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया था, हमने, याद होगा आपको, है ना। और फिर वेक्टर का हमने वेक्टर के साथ भी मल्टीप्लिकेशन किया था। तो वो दो टाइप का अलग अलग होता है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वेक्टर है वो अपने आप में तीन कंपोनेंट को लिए हुए है ना। वो अपने आप में क्या किया हुआ है, तीन कंपोनेंट को लिया हुआ है। वैसे ही यहां पे जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स भी अपने आप में बहुत सारे कंपोनेंट को लिए हुए होता है। ठीक है, तो दोनों टाइप का मल्टीप्लिकेशन सेम नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ऊपर वाला था स्केलर मल्टीप्लिकेशन और इसको हम बोल रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आइडिया कहां से है, और ये जो होता है, जो अभी तक हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं उस मल्टीप्लिकेशन से थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे मान लो कि अगर मुझे, है ना, अगर मान लो कि आपको ये बोला जाए कि कोई दो स्टूडेंट है, ठीक ना, दो स्टूडेंट है और आपको कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दो अलग अलग टाइप के हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, या दो स्टूडेंट हैं, दो स्टूडेंट ने मार्केट में गया और उस दोनों ने क्या खरीदा, पेन और बुक खरीदा। ठीक है, तो दो स्टूडेंट है, उसने पेन खरीदा, एक ने, ठीक है, मान लो तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देख लो, जैसे एग्जांपल की तरह समझो कि इसको क्यों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो देखो ए हमारे पास एक स्टूडेंट है और एक बी स्टूडेंट है। ये दोनों स्टूडेंट गए मार्केट में और इन दोनों को पेन और बुक खरीदना था। ठीक है, दोनों को क्या खरीदना था, पेन और बुक खरीदना था। एक ने क्या किया, दो पेन लिया और 3 बुक खरीदा। ठीक है, और सेकेंड वाला जो था इसने जाके 5 पेन लिया और 6 बुक खरीदा। ठीक है, इस टाइप से उसने बुक खरीदा। अब आपको ये दिख रहा है कि ये इसने क्या किया कि यहां पे हमारे पास, अगर मैं इस चीज को ऊपर से हटा दूं, है ना, अगर आप इस ऊपर वाले पार्ट को भूल जाओ
पेन और बुक वाले पार्ट को आप भूल जाओ, इस स्टूडेंट को भूल जाओ। तो देखो ये आपका एक्चुअली में जो उसने लिखा था, उसने एक्चुअली में क्या लिखा था, उसने यही लिखा था कि एक मैट्रिक्स उसने फॉर्म किया था, जबकि उसको रियलाइज नहीं हुआ कि उसने मैट्रिक्स फॉर्म किया, लेकिन उसने मैट्रिक्स के फॉर्मेशन में ही ये चीजें लिखी थी, है कि नहीं। तो देखो मैं इसको मैट्रिक्स के टर्म में अगर कोई इसको सोचता है तो उसने ये सोचा होगा कि इस तरीके से उसने दो कॉलम बनाए होंगे, है ना, पेन का बुक का कॉलम बनाया होगा, या इस टाइप से रो उसने क्रिएट किया होगा दोनों स्टूडेंट का। दोनों स्टूडेंट ने कौन कितने कितने पेन और बुक खरीदे वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो पहले ने क्या किया, 2 बुक खरीदा, 3 पेन खरीदा, है ना, 2 पेन 3 बुक, और बी ने 5 बुक और 6 पेन, है ना। इसको अगर आप ऊपर की तरफ से देखोगे तो ए ने 2 पेन खरीदा, बी ने 5 बुक खरीदा, है ना। तो इसको इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है ना। तो मैट्रिक्स में फॉर्म करने से क्या होता है कि पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब अगर हम मान लेते हैं कि अब इसने जब मार्केट में खरीदने गया तो इसके पास कुछ ना कुछ तो पैसे इसको मिले होंगे, है ना। तो इसके पास पैसे थे कौन कौन सा, इसके पास पेन का प्राइस था, ठीक है, पेन का प्राइस मान लो 10 रुपीज था पर पेन, ठीक है, और बुक का प्राइस था 20 रुपीज पर पेन, ठीक है। तो अब देखो कोई इससे पूछता है कि ये बताओ कि तुमने क्या क्या खरीदा, तो पेन और बुक के लिए इसने क्या किया, 10 रुपीज और 20 रुपीज खर्च किया, ठीक है। तो मान लो इसने इसको इस तरीके से लिखा है, ठीक है, इसने इसको इस तरीके से लिखा है 10 रुपीज और 20 रुपीज, ठीक है। और इसको भी आप देखोगे तो ये क्या बन रहा है, एक कॉलम मैट्रिक्स बन रहा है ना। मैंने वर्टिकली लिखा है रुपीज को, तो ये हमारा क्या है, रुपीज है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि ये बताओ कि टोटल एक एक स्टूडेंट ने कितना खर्च किया है, ठीक है, एक एक स्टूडेंट ने कितना खर्च किया वो मुझे बताओ, तो आप क्या करोगे, तो पहले स्टूडेंट का कैलकुलेट करोगे। पहले स्टूडेंट ने क्या किया, पहले ए ने क्या किया, 2 पेन खरीदा है और 3 बुक खरीदा है, पेन का प्राइस 10 रुपीज है और बुक का प्राइस 20 रुपीज है ना। तो ए ने क्या किया, 2 पेन खरीदा और 3 बुक खरीदा। तो अगर आपको ए का पूरा प्राइस देखोगे कि उसने कितना खर्च किया, तो 2 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और ये कितना हो गया, 20 + 60, उसने टोटल 80 रुपीज खर्च किए, है ना। तो हम यहाँ पे देखो ये ए वाला कॉलम है, तो इसी कॉलम के सामने में मैं यहाँ पे 80 लिख रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए ने कितना खर्च किया है, 80 रुपीज खर्च किया है। बी ने कितना खर्च किया, तो बी के लिए भी हमें क्या करना होगा, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्योंकि उसने 10 रुपीज के 5 पेन खरीदे, प्लस 6 बुक खरीदे 20 रुपीज के, तो कितना हो गया, 50 + 120 170। तो बी ने टोटल कितने खर्च किए, 170 रुपीज खर्च किए, ठीक है। अब यहां पे देखो एक्चुअली में मल्टीप्लाई हुआ कैसे, आपने तो इसको साइड में मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन अगर कोई इसको मैट्रिक्स के टर्म में सोचता है तो उसने क्या किया था, इस रो को किससे मल्टीप्लाई किया, इस मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो देखो और मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ, 2 का मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ हुआ, 3 का मल्टीप्लिकेशन 20 के साथ हुआ, है ना। और देखो ये पूरा एडिशन 20 80 लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या, है ना। और इसी के साथ अगर आप एक चीज और देखोगे कि इसने जब बी के लिए आप कैलकुलेट कर रहे तो आपने बी का रो लिया था और इस प्राइस का कॉलम लिया था, और फिर से उसी तरीके से पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, और यहां पे मैंने उसका टोटल प्राइस लिखा, क्लियर है। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब जितना आपका रो में एलिमेंट है ना, रो में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, उतना ही आपका दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में भी एलिमेंट होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए। और आप इसके मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखोगे तो ये कितने का है, 2 × 2 का है, और ये कितने का है, 2 × 1 का है ना। तो आप यहां देखोगे कि एक्चुअली में आपके पास जितने कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स का उतना ही रो होना चाहिए, तभी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फिजिबल होगा, नहीं तो कुछ एलिमेंट रह जाएगा जिसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में किया गया, तो इस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया गया, ठीक है। सॉरी, ठीक है।
तो इस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होता है। इसी को अगर हम जनरलाइज करते हैं, ठीक है, इसी चीज को अगर मैं जनरलाइज कर देता हूं कि अगर मैं मान लो कि इन जनरल दो मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है, तो यहां पे भी हमें क्या करना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इसी तरीके से करना है, ठीक है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी हमें यहां क्या करना है, सेम इसी तरीके से डिफाइन करना है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है ना, तो पहली चीज तो हमें ये कंडीशन देखना पड़ेगा कि आप हर एक टाइप के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। ये चीज समझ में आ रहा है क्या, है ना, हर एक टाइप के मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है ना, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हम ये लिख लेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखो, है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is possible when, matrix multiplication is possible when column of the or number of column of the first matrix is same as the नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन है और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन हमें हमेशा चेक करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किसी भी टाइप के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक रिस्ट्रिक्टेड ऑपरेशन है ना, तो सिर्फ ये आप मल्टीप्लिकेशन तभी कर पाओगे जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। यानी अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, मैं दो मैट्रिक्स ले लेता हूं, एक मैट्रिक्स मैंने ए लिया, ए आई जे, ठीक है, और ये m क्रॉस n का है, और दूसरा मैं मैट्रिक्स पी ले रहा हूं, ये क्या होगा, बी ले रहा हूं, ये मैट्रिक्स मैंने लिया बी आई जे फॉर्मेट का, और ये मैं p क्रॉस q फॉर्मेट का ले रहा हूं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइन होगा, है ना, a इंटू बी इज डिफाइंड व्हेन, है ना, ये चीज कब डिफाइन होगा, जब पहले वाले का कॉलम क्या है m और दूसरे वाले का रो क्या है p, ये दोनों क्या होने चाहिए हमारे पास, इक्वल होने चाहिए, है ना। यानी अब ये कब वैलिड होगा, जब n इक्वल टू क्या हो आपका p हो, ठीक है। तो पहला कंडीशन तो हमें यही चीज चेक करना है कि अगर दो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है तो पहले का कॉलम और दूसरे का रो अगर जब तक सेम नहीं है तब तक हम ये चीज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वैसे ही अगर आप बी ए मैट्रिक्स डिफाइन करते हो, ठीक है, अगर आप बी ए मैट्रिक्स डिफाइन करते हो तो बी ए इज डिफाइंड व्हेन, है ना, देखो बी ए मैट्रिक्स जब लोगे तो आप पहले किसका ऑर्डर लिखोगे, बी का, तो बी का ऑर्डर क्या है p क्रॉस q, और a का ऑर्डर क्या है m क्रॉस n। तो यहां पे ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये कब इक्वल होगा, जब q इक्वल टू m होगा। क्लियर है ना। तो जब भी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लिखो तो सबसे पहले आप साइड में उसका ऑर्डर लिख लो, है ना, ये a मेरा है m क्रॉस n, और साइड में b लिख लो p क्रॉस q, और आप इस दोनों को मार्क कर दो, ठीक है। ये दोनों चीजें जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं लिख पाओगे। वैसे ही b और q का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लिखोगे तो क्या होगा, m क्रॉस n है। तो ये कब वैलिड है आपका, ये आपका वैलिड होगा जब आपका q और m क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ये दोनों चीजें अगर इक्वल होगी तब हम क्या बोलेंगे कि हमारा मैट्रिक्स डिफाइन है, ठीक है। और फिर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं एक्चुअली में, है ना। यहां के बाद हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोच सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर है। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, ठीक है। तो देखो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर आप कैसे लिखोगे, देख लो। तो जैसे हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में किया था कि वहां पे जब हम मैट्रिक्स को वो ऑपरेशन ट्राई करते हैं तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन यहां पे, है ना, ऑर्डर ऑफ, ये पॉइंट यहां पे ध्यान लिखना, ऑर्डर ऑफ
ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए बी, है ना, ए बी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक अदर मैट्रिक्स सी मिलेगा, है ना। तो सी का ऑर्डर क्या होगा, है ना, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी इज कितना होगा। तो देखो ए का ऑर्डर क्या है हमारे पास, ए का ऑर्डर मेरा m क्रॉस n है और b का ऑर्डर क्या है, p क्रॉस q है। अब अभी के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दोनों मेरा इक्वल है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है। ये दोनों जब इक्वल है तो जो आपका बच जाता है, बच क्या गया, m और q बच गया, है ना। तो इस वाले रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस q होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे अलग हो जाता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका मैट्रिक्स किस टाइप का है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स का ऑर्डर इस तरीके से लिखते हैं। अब फिर से आते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर मैट्रिक्स हमारे पास मल्टीप्लाई करने वाला है, यानी रो और कॉलम वगैरह जो कुछ भी है वो सब हमारा एप्लीकेबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो हम मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मान लेता हूं मैं कि मेरे पास मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है m क्रॉस p का, और दूसरा एक मैट्रिक्स है b p क्रॉस n का। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स c होगा, c मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n का होगा, दिख रहा है। ये दोनों जो बच गया आपका, वो दोनों पार्ट हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। a मैट्रिक्स में मान लेता हूं क्या होगा, a i j, ठीक है, m क्रॉस p। b मैट्रिक्स मैंने मान लिया, वेरिएबल के टर्म्स में मैं लिख रहा हूं b i j p क्रॉस n, और c मैट्रिक्स जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसको मैं c i j लिख रहा हूं, c i j m क्रॉस n फॉर्मेट का, ठीक है। तो देखो c i j c मैट्रिक्स जो है ये आप कैसे निकालोगे, तो c i j मैट्रिक्स जो आपका c मैट्रिक्स होगा, c मैट्रिक्स आपको इस तरीके से लिखना है ना। तो c i j क्या होगा एक्चुअली में आपका, c i j होगा, है ना, और c i j का ऑर्डर कितना होगा, m क्रॉस n होगा। लेकिन c i j जो आप लिखोगे, c i j क्या होगा एक्चुअली में, समेशन होगा, किसका किसका समेशन होगा, a i k, देखो यहां पे मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से हो रहा है, a i k b k j, है ना। और यहां पे हम वेरिएबल कहां क्या लेंगे, k हमारा यहां पे वेरिएबल है, k इक्वल टू 1 से लेके, है ना, k इक्वल टू 1 से लेके p तक, जो कॉमन वाला था, देखो कॉमन कितना है, p है, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज कैसे लिखा हुआ है, तो आप अभी अगर जब फॉर्मूला देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस आप ये फॉर्मेट याद रखना, कभी कभी वो एग्जाम क्वेश्चन में भी इस टाइप से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को लिख के दे देता है, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करता है मैं इसको एग्जांपल लेके समझाता हूं, तो आपको ये नोटेशन वगैरह सही से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारा ये क्या है, c इक्वल टू ए बी है ना, और ये ए बी हमारा लिखने का तरीका इस टाइप का है, ठीक है। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उस चीज को देखते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, सिंपल सा मैं 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लेता हूं, या कुछ भी ले लेता हूं, जैसे मान लो मैं 1 2 3 2 4 1 मैट्रिक्स तक ले लेता हूं, ठीक है। और दूसरा मैट्रिक्स मैंने ले लिया 1 2 4 7 3 2। अब अगर कोई मुझसे ये बोलता है कि बताओ कि क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए और बी पॉसिबल है या नहीं, है ना। अगर कोई बोलता है कि फाइंड ए एंड बी, तो क्या फाइंड ए एंड बी पॉसिबल होगा या नहीं, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि पॉसिबल है या नहीं। तो ए का ऑर्डर कितना है, ए का ऑर्डर देखो 2 क्रॉस 3 का है, और इसका ऑर्डर भी कितना है, 2 क्रॉस 3 का है। तो ए का ऑर्डर कितना हो गया, 2 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर कितना हो गया, 2 क्रॉस 3। तो क्या हम यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, यहाँ पे देखो ये इसका कॉलम और इसका रो आपस में इक्वल नहीं है, है ना। तो ये क्या होगा, दिस मैट्रिक्स, है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसको आप क्या लिखोगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये ऑर्डर पहली चीज जो है वो हमें चेक करना ही है। दूसरा मैं एग्जांपल ले लेता हूं, अब आपको समझ में आएगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो ये चीजें हमारे पास होनी चाहिए,
ठीक है। और दूसरा मैं ले लेता हूं बी इस टाइप से 1 2 3 0 1 2, ठीक है, और 0 0 1, ऐसा मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं। देखो अलग अलग मैट्रिक्स है दोनों, है ना। अब देखो पहली चीज तो हमें चेक करनी कि क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो हमसे बोला गया है कि फाइंड ए बी, है ना। तो फाइंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी। तो पहली चीज ए का ऑर्डर देखो कितने का है, ए का ऑर्डर कितने का है, ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 का, और ये ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 का। और यहाँ पे देखो पहले वाले का जो कॉलम है और दूसरे वाले का जो रो है वो दोनों क्या है आपस में सेम है। इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या है पॉसिबल है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। और अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 3 का, जो बच गया आपका, ठीक है। तो मैं करके देखता हूं कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, उस चीज को समझते हैं पहले। तो हमें a इंटू बी निकालना है। तो a इंटू बी जब निकालना होगा तो आप क्या करो, दोनों मैट्रिक्स को पहले आजू बाजू लिख लो। तो ये 2 0 3 1 2 3 2 0 1 लिख लिया, और दूसरा मैट्रिक्स भी मैंने लिख लिया 1 2 3 0 1 2 0 0 1, ठीक है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाला है उसका ऑर्डर कितने का होगा, उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3 का। 2 क्रॉस 3 मतलब क्या हो गया कि 2 रो होंगे और 3 कॉलम। तो रो तो 2 ही हो गया और कॉलम 3 होगा। तो देखो इन 6 प्लेसेस पे हमें मैट्रिक्स निकाल के बताना है ना। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 6 एलिमेंट ही आने वाले हैं क्योंकि रिजल्टेंट का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का है। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे उस चीज को समझते हैं। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले का रो, ठीक है, पहले वाले का रो और दूसरे वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रो का कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होता है, क्लियर है। रो का कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होता है। और रो के कॉलम से मल्टीप्लिकेशन में देखो यहां पे मैंने कौन सा रो लिया है, पहला रो लिया है, और कॉलम कौन सा लिया है, पहला कॉलम लिया है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, ये जो ऑपरेशन होगा वो कहां पे फिल होगा, 1 1 प्लेस पे फिल होगा। और 1 1 प्लेस कौन सा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला, ठीक है। तो इस प्लेस पे हमें इसके रिजल्टेंट को फिल करना है। और रिजल्टेंट को कैसे फिल करेंगे देखो, तो हमें करना क्या है, पहले रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मैंने पहले रो और कॉलम को मार्क कर लिया। तो मल्टीप्लिकेशन देखो एलिमेंट वाइज ही मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन इस तरीके से प्रॉपर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। यानी जब आप यहां पे लिखोगे तो यहां पे आप कैसे लिखोगे, देखो मैं इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख के दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो एक एग्जांपल कर दूंगा तो बाकी आप समझ पाओगे आगे। तो यहां पे जब पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, है ना। तो ये मेरा पूरा फर्स्ट एलिमेंट है, क्लियर हो गया, है ना। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यहां पे देखो बाकी सारा टर्म तो 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 यहां पे फर्स्ट प्लेस पे आपका 1 एलिमेंट बच जाएगा, क्लियर है। जब हम दूसरा एलिमेंट लिखेंगे, है ना, तो फर्स्ट प्लेस पे कैसे आया समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब दूसरे एलिमेंट को निकालते हैं। तो दूसरे एलिमेंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉलम, रो तो हम पहले वाले का अभी भी फर्स्ट ही लेंगे, लेकिन अब हम कॉलम शिफ्ट कर जाएंगे, है ना। तो अब हम कहां पे आ जाएंगे, सेकेंड कॉलम पे आ गए, ठीक है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। और ये क्या हो गया हमारे पास C2 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो यहां पे भी हम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पे ही हम एलिमेंट को फिल करेंगे। और फिर से मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से, सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट से, क्लियर है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा देखो फिर से मैं लिख रहा हूं 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, समझ में आया क्या। और यहां पे जब सॉल्व करके लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा 4, क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से मेरा सेकेंड वाला काम कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाएंगे फर्स्ट रो को, अभी भी मेरा रो वाला काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये फर्स्ट रो को ही हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो पहले रो को आपको हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है C3 से, और पहला रो और थर्ड कॉलम है तो हम कहां पे एलिमेंट करेंगे, फिल करेंगे इस वाले प्लेस पे। और फिर से मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, सेम वही तरीका, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से
सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, देखो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो गया, 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10, तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट 10 आ गया। ठीक है, तो अब देखो मेरा पहला रो वाला सारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यही चीज हमें सेम ऑपरेशन हमें सेकेंड रो के लिए करना है, ताकि हम सेकेंड रो वाले एलिमेंट को फिल कर सके। तो फिर से हम पहले एलिमेंट का, पहले मैट्रिक्स का सेकेंड रो चूज करेंगे R2, और यहाँ पे 0 था शायद। ठीक है, और यहाँ पे इसको सेकेंड फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो कौन सा एलिमेंट फिल होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है? और कितना लिखना होगा, तो यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट से, सेकेंड एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट से, और सबको बस आपको ऐड करते जाना है। तो कितना होगा, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है? तो ये मैंने पहला एलिमेंट यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया, 0 प्लस 1 इंटू 0। ठीक है, दूसरे के लिए फिर से हम क्या करेंगे, दूसरे के लिए हमें फिर से दूसरा कॉलम चूज करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दूसरा कॉलम हमें चूज करना पड़ेगा। और दूसरा कॉलम कैसे चूज करेंगे, तो पहला सेकेंड रो तो हमारे पास है ही, इसके बाद आप सेकेंड कॉलम में आ जाओ, और फिर से मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, देखो, और फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 4। वैसे ही है ना, ये सेकंड वाला काम हमारा हो गया। अब हम चले जाएंगे थर्ड पे। ठीक है, तो इस थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो से, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, कितना लिखेंगे, 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 2, है ना, 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, दिख रहा है, 1 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा, 7, है ना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस हमें सीखना है, क्योंकि ये चीज हमारा आगे आने वाला है। क्लियर है? तो ये हमारा फाइनल मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू हो गई किसकी, a इंटू बी की वैल्यू। क्लियर है? ऐसे ही आप 3x3 मैट्रिक्स भी अगर होगा हमारे पास, तो 3x3 मैट्रिक्स को भी आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ए मैट्रिक्स हमारे पास। ठीक है, डायरेक्टली मैं मैट्रिक्स ही लिख रहा हूं, 1 2 3 2 3 4, है ना। जितना मल्टीप्लिकेशन आपके पास एलिमेंट होगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन में जितना रो कॉलम बढ़ेगा उतना आपका कैलकुलेशन भी बढ़ता जाएगा, है ना। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0 1 1, ईजी सा मैं एलिमेंट्स वगैरह ले रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, है ना। ये मान लो 3x3 का ही मैंने लिया, तो देखो इसका ऑर्डर कितना है 3x3 का, इसका ऑर्डर कितना है 3x3 का। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, क्योंकि कॉलम और रो इक्वल है। तो रिजल्टेंट का ऑर्डर कितना होगा, वो भी 3x3 का ही होगा, है ना, वो भी कितना होगा 3x3 का ही होगा। अब देखो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, पहले मैं फर्स्ट रो चूज करूंगा और फर्स्ट कॉलम चूज करूंगा, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से, कितना दे देगा 0, सेकेंड 2 से, और थर्ड 0, तो फाइनल आंसर कितना हो गया 2। क्लियर है? फिर से सेकेंड कॉलम को चूज करेंगे, फर्स्ट रो है और सेकेंड कॉलम है, तो इस वाले प्लेसेस में फिल करना पड़ेगा। तो आंसर देखो कितना आएगा, 1 ही बचेगा, बाकी सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड में थर्ड कॉलम को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा, देख लो 6 आएगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, एलिमेंट मेरा इजी है, इसलिए मैं डायरेक्टली जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर पा रहा हूं। तो ये मेरा पहला रो वाला काम हो गया। दूसरा सेकेंड रो चूज करेंगे, तो सेकेंड रो का एक एक एलिमेंट आपको फिल करते जाना है। ठीक है, तो सेकेंड रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो कितना आएगा 2 आएगा, दिख रहा है क्या। सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा, फिर से 2 ही आएगा। चेक करके देखो, सॉरी फर्स्ट में कितना रहा है, फर्स्ट में 2 को 0 से करेंगे, 0 0 0, पहला वाला 0 आ जाएगा, चेक करना, फर्स्ट 0 आ जाएगा। दूसरे वाले में ये 2 आ जाएगा। थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा,
2 + 1 3 आ जाएगा, चेक करना, ठीक है। तो ये सेकेंड रो वाला काम हो गया। थर्ड रो पे आ रहे हैं R3 पे, तो थर्ड रो में थर्ड कॉलम थर्ड रो के एलिमेंट को फिल करेंगे। तो पहला किससे मल्टीप्लाई होगा, इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 0 1 1 0 0, तो कितना हो जाएगा 1, क्लियर है। सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे 0 1, है ना, 1 0 0 0, कितना दे देगा 0। और थर्ड में जब आ जाएंगे तो फिर से आप मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा आंसर 1 आ जाएगा। तो देखो 3 × 3 का मेरे पास मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, क्लियर है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ये आपको अब समझ में आ रहा है कि किसे कितना कैसे ऑपरेशन हमें ट्राई करना पड़ता है, ठीक है। और वो जो समेशन के फॉर्म में मैंने लिखा था उसको आप देखोगे तो ये यही चीजें बताता है, ठीक है, यही चीजें ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। एक चीज यहां पे आप ये भी नोट कर लेना, है ना, कि नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। तो इन जनरल, है ना, इन जनरल क्या होता है, इन जनरल केस में ए बी और बी ए क्या होगा, इक्वल नहीं होता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा अब कि ए बी और बी ए क्या होता है, इक्वल नहीं होता है। इसलिए जब भी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आप किसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। और ये कौन सा ऑपरेशन है, कौन सा लॉ है, कॉम्यूटेटिव लॉ, है ना। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए आपको हर बार क्या करना पड़ेगा, ये चीज बताना पड़ेगा सामने वाले को कि मैं किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, क्लियर है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है ना इस केस में। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ शो नहीं करता है, तो इसलिए हमें यहां पे बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये हो गया, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन उस तरीके से हमारा वैलिड नहीं होता है। एक और चीज है कि हमने नंबर्स के टर्म में ये चीजें पढ़ी थी अच्छे से, आपको याद होगा थोड़ा सा, है ना। ये नंबर्स के टर्म में हमने पढ़ी थी कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 होता है, जैसे मान लो कि दो नंबर ले लिया मैंने a × b, और अगर कोई बोलता है कि a × b = 0 है, ठीक है, तो अगर a × b अगर 0 होता है तो आप क्या बोलते हो, a = 0 होगा और b = 0 होगा, है कि नहीं। ये कंडीशन हम कंक्लूड करते हैं यहां पे। और कोई क्या पॉसिबिलिटी होती है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो यहां पे भी अगर आपके पास दो मैट्रिक्स दिया हुआ है a और b, और हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहां पे पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर दो मैट्रिक्स हमें a और b दिया हुआ है, a और b = 0, तो 0 मतलब क्या हो गया, 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर आपको 0 आता है तो इसका मतलब आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, यहां से a की वैल्यू 0 हो सकती है और b आप कुछ भी ले लो, है ना। अगर एक मैट्रिक्स ही आपका 0 हो और b आपका नॉन जीरो मैट्रिक्स हो तो भी प्रोडक्ट तो 0 ही होगा, है ना। बस हम ये मान के चल रहे हैं कि a b प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा क्या केस बन सकता है, दूसरा केस बन सकता है कि आप b को 0 ले लो और a को आप कुछ भी मैट्रिक्स ले लो उसी ऑर्डर का, ताकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल रहे, तो भी आपका मैट्रिक्स क्या होगा, प्रोडक्ट 0 आएगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन एक और चीज हो सकता है कि अगर आपका दोनों ही 0 हो, तो ये तो ट्रिवियल सा कंडीशन होता है, इसके लिए ये हम चेक नहीं करते, वो चीज यहां पे भी ट्रू होता है ना। तो अगर दोनों 0 है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो, तो बाय डिफॉल्ट सा चीज है, उसमें कुछ चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और फोर्थ केस भी आता है कि अगर आपका a ≠ 0 हो और b ≠ 0, ठीक है, ये कंडीशन भी यहां पे वैलिड होता है। तो अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब सिर्फ आप यही तीन कंडीशन पहले वाले की तरह डायरेक्टली हम नहीं बता पाएंगे, है ना। ये कंडीशन भी, फोर्थ वाला कंडीशन भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ये फोर्थ वाला कंडीशन भी आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, और ये चीज देख के आपको समझना है, ठीक है। तो ये पॉइंट एक आप नोट करके लिख लो यहां पे, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, नोट बना के लिख लो यहां पे आप, एक मिनट, लिख लो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स
नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन बी इक्वल टू जीरो, है ना। तो दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी आपका क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। और एग्जाम में कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ लेता है, क्योंकि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो आपको मैट्रिक्स खुद से फॉर्म करके बताना है कि मैट्रिक्स कैसा होगा, ठीक है। तो देखो यहां पे कि मैं ये बोल रहा था कि अगर मान लो मेरे पास दो नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो भी उसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है ना। तो ये चीज ध्यान रखना आपसे कि बताओ कि क्या वो जीरो होगा या कोई एक एग्जांपल देने के लिए बोलता है। तो मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए, वो कौन सा मैट्रिक्स है, 0 0 1 1 टाइप का लिया मैंने, ठीक है। और दूसरा मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं बी, ठीक है, जिसमें मैं इस टाइप से 2 3 0 0 मैंने ले लिया, है ना, 2 3 0 0 ले लिया। अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ए भी नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स नहीं है ना। तो यहां पे ए एंड बी आर नॉन जीरो, है ना। तो ये दोनों क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 0 1 0 0, ठीक है, और बी को 2 3 0 0 मैंने ले लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करो तो पहला इससे मल्टीप्लाई होगा, दूसरा इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा, 0 0, है ना, 0 और 0। चेक करके देखना, मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन आपको पता है ये जीरो मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को ध्यान रखना कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो नहीं है, जीरो है, तो इसका मतलब हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि दोनों में से कोई एक जीरो होगा, दोनों नॉन जीरो भी हो सकता है, तब भी उसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जीरो हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा एक बेसिक सा ऑपरेशन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक ऑपरेशन है, ठीक है। और अगर ये ऑपरेशन है, और ये किस टाइप का ऑपरेशन है, ये आपका ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन, है ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो ऑपरेशन, अगर ये मल्टीप्लिकेशन हमारे पास एक ऑपरेशन है तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। यहां पे भी मैं एक सेट लूंगा m और एक ऑपरेशन लूंगा s, x मतलब मल्टीप्लिकेशन। और m अगर हम ले रहे हैं सेट, तो m कौन सा सेट है हमारे पास, m वैसे सेट का कलेक्शन है जिसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। तो हम उसी टाइप के सेट का कलेक्शन ले रहे हैं। और यहां पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कंडीशन जो आपको समझ में आती है वो क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, शो नहीं करता है ना। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये याद रखना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं होता है। तो a इंटू बी नॉट इक्वल टू बी होता है ना। तो डज नॉट सेटिस्फाई, है ना, ये सेटिस्फाई नहीं करता है। तो जब भी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बताना पड़ेगा उसे कि आप कौन सा मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, ए बी पहले कर रहे हो या बी ए कर रहे हो, है ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए कॉम्यूटेटिव वगैरह हमें सोचना पड़ता है पहले, है ना। नंबर्स के टर्म में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पे दोनों चीजें इक्वल होती है, इसलिए हमने कभी उसको बार बार चेक नहीं किया। लेकिन अब हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में क्या बोलता है कि अगर मान लो मेरे पास तीन मैट्रिक्स है ए बी सी, ठीक है, और मान लो कि ए बी सी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है, तो यहां पे ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को सी से मल्टीप्लाई करके फिर ए से मल्टीप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं है, ठीक है। यहां पे ये चीज इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास तीन एलिमेंट है और हम तीन मैट्रिक्सेस हैं और उसको आप तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन है तो या तो आप पहले ए बी को पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर सी से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, यानी तो बी सी को पहले करोगे फिर ए से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन यहां पे देखो मैंने ऑर्डर चेंज नहीं किया है, ठीक है। ए बी सी का ऑर्डर यहां भी है, ए बी सी का ऑर्डर यहां भी है, तो आप बी को सी से मल्टीप्लाई करो फिर ए से मल्टीप्लाई करो, या ए बी को मल्टीप्लाई करो फिर सी से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक आप इसका ऑर्डर चेंज नहीं करते हो तब, ठीक है। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि इसका वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहां पे पॉसिबल है, क्लियर है यहां पे, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गया। एक और चीजें जो इसमें लाई करता है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अगर आप ऐड में एक साथ कंबाइन कर दोगे, है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या बोलता है कि अगर आपके पास तीन मैट्रिक्स है एबीसी टाइप का, है ना, आपके पास तीन मैट्रिक्स है एबीसी टाइप का, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी प्लस सी टाइप का, तो आप क्या कर सकते हो, ए बी को मल्टीप्लाई करो, ए सी को मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, तो भी आपका आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे ये चीज ध्यान रखना कि यहां पे देखो ए को मैंने किस तरफ से मल्टीप्लाई किया है, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया था। यहां पे भी देखो ए हमारा लेफ्ट साइड में ही है, यहां भी हमारा ए लेफ्ट साइड में ही है। ठीक है, तो ये चीज में गलती नहीं करना है कि उसको हम ऑर्डर चेंज कर देंगे। ऑर्डर यहां पे भी आप चेंज नहीं करोगे। अगर मान लो आप इस तरीके से ले लेते हो, बी ए को मैंने इस तरफ लिया, तो ये किसके इक्वल होगा, बी ए प्लस सी ए के इक्वल होगा, है ना। तो ये देखो राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ए हमेशा आपका राइट साइड में ही होना चाहिए। ठीक है, अगर ये ऑर्डर चेंज कर दोगे तो फिर ये चीजें वैलिड नहीं रहती है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप वेरीफाई भी कर सकते हो। क्लियर है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी है, तो हमने एसोसिएटिव चेक कर लिया, कम्यूटेटिव चेक कर लिया। ठीक है, फिर से वही चीज आते हैं एग्जिस्टेंस पे। किसके एग्जिस्टेंस पे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो पहले हम आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे, है ना, आइडेंटिटी। और यहां पे आइडेंटिटी, अगर इन जनरल मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी बोला जाता है तो हम क्या समझते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही समझते हैं। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी उतना नहीं पूछा जाता है, तो इन जनरल इसको आइडेंटिटी भी बोला जाता है या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही समझना है आपको। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर आपको निकालनी है तो क्या होगा, आइडेंटिटी हम कैसे निकालते थे, याद होगा आपको, क्या करना होता था कि एक एलिमेंट हमने ई इस तरीके से लिया कि इस दोनों को मल्टीप्लाई, इस दोनों का ऑपरेशन करने पे हमें क्या मिल जाए, फिर से सेम ए मिल जाए, है ना। और इसको रिवर्स साइड से भी करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़े। यहाँ पे एलिमेंट क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स है ए अपने आप में, है ना। तो यहाँ पे एलिमेंट हमारा अपने आप में एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हमें एक ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है ना। यहाँ पे मुझे एक ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है कि हमें फिर से क्या मिल जाए, ए मिल जाए, है ना। और इसी चीज को आप दूसरे तरफ से भी करोगे तो भी आपको सेम ए मिलना चाहिए, है ना। और यहाँ पे ये वाला चीज कौन सा सेटिस्फाई करता है, ये वाला प्रॉपर्टी कौन सा सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ पे आपको जो लिखना होता है वो कौन सा होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी आपको याद है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो आई होता है ना, आई लिख लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कैसे नोट करते हैं, आई एन से, है ना, एन क्रॉस एन का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, ये चीज, और ये चीज याद रखना कि जो मैट्रिक्स आइडेंटिटी है ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, किसके लिए मिल जाएगा आपको, है ना। आइडेंटिटी आपको किसी के लिए भी मिल जाएगा। ए मैट्रिक्स, ये लिख लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इज द इनवर्स ऑफ, इन द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। और यहां पे डायरेक्टली ये बोला जाता है कि आई क्या है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। यानी आप किसी भी मैट्रिक्स ए को अगर आप आई से मल्टीप्लाई करते हो, है ना, और आई क्या है, कोई भी आई को आप किसी भी तरफ से मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करो या राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करो, हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, सेम वही मिलने वाला है। और क्योंकि आई क्या होता है, आई क्या होता है आपका, आई आपका सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसलिए ए जो होगा वो ए क्या होना चाहिए, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या, ए हमारा क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। तो आइडेंटिटी सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो देखो मैं कोई सा भी एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, है ना। एक एग्जांपल के लिए मैं एक सिंपल सा ऑपरेशन आप देख सकते हो करके। मान लो मैंने ए एक मैट्रिक्स ले लिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 7 8 9, ये मैंने मैट्रिक्स ले लिया। इस मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हो, आइडेंटिटी मतलब क्या हो गया, है ना, तो आइडेंटिटी हम कौन से ऑर्डर का लेंगे, सेम वही ऑर्डर का लेंगे जिस ऑर्डर का हमारा ए है। तो आइडेंटिटी किस टाइप का होता है, डायगोनल पे 1 1 1 होते हैं और बाकी सारा एलिमेंट आपका 0 होता है।
और इसको जब आप मल्टीप्लाई करके देखना आप कि क्या आता है ना, रो और कॉलम को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो आपको पता है, तो आप चेक करना ये चीज आपका सेम आता है 7 8 9 है ना, तो फिर से आपको सेम मिलेगा। तो किसी भी टाइप का आप स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, उसके लिए आई क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो आइडेंटिटी यहां पे क्या होता है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वही हमारे लिए क्या होता है, वही हमारे लिए यहां पे आइडेंटिटी शो करता है, क्लियर है। और अगर हमारे पास आइडेंटिटी अवेलेबल है तो हम किसके बारे में सोच सकते हैं, इनवर्स के बारे में सोच सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर आपके पास आइडेंटिटी अवेलेबल होगी तो हम मैट्रिक्स के इनवर्स के बारे में भी सोच पाएंगे, है ना। तो मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है, इनवर्स वाला पार्ट हम लोग बाद में करेंगे, है ना। तो यहां तक आपका सारा ऑपरेशन और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। इसका इनवर्स वाला पार्ट हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लासेस में, है ना, इनवर्स ही डिस्कशन करेंगे अच्छे से, लेकिन उसके पहले कुछ 2-3 चीजें और हैं हमें वो समझने की जरूरत है, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। आपको करना क्या है कि एक्सरसाइज जो आपका 3.2 है, ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 में आपके पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला ही क्वेश्चन है सारा टाइप का, है ना, और एडिशन इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसमें कुछ और एग्जांपल्स वगैरह लेके भी आपको बताऊंगा कि कैसे ये सॉल्व होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 3.2 कंप्लीट करो, ठीक है। और 1-2 टाइप के और मैट्रिक्स पता है वो सब हम लोग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इनवर्स वाला पार्ट पे कवर करेंगे, ठीक है। तो इनवर्स वाला पार्ट नेक्स्ट लेक्चर के बाद आएगा, तब तक आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो, फिर हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो, ओके, चलो बाय।